हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक पहली कहानी हमें प्रभाया ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रभाया है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना 2011 की है। वो साल जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं जून एंड लगभग 25 से 30 तारीख के बीच की आप लोगों से बात कर रही हूँ। तभी ही हम लोगों के घर का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका था और हमें नए घर में अपना शिफ्टिंग करना था। हम लोग शिफ्टिंग में काफ़ी बिजी थे। उसी दौरान बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। हमारा जो नया घर था वो काफ़ी अच्छा और बड़ा था, और जो हम लोग पुराने घर में रहते थे उतने ही रेंट पर हमें अच्छा बड़ा घर मिल रहा था, तो हम क्यों ना लेते। हमने उस घर को ले लिया। जब हम उस घर में जाकर रहने लगे तो मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे पति और मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, हम सभी लोग साथ में जाकर वहाँ रहने लगे। घर देखकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। घर जो था वो मेन रोड से काफ़ी अंदर की साइड में था, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे पास अपनी कार भी थी और बाइक्स भी थी। तो कहीं पर भी आना जाना होता था पापा को या मेरे हस्बैंड को, तो वो लोग अपनी बाइक या कार लेकर जाते थे। एक शाम की बात है, लगभग 10 से 12 दिन के बाद की बात। मेरे हस्बैंड घर पर जब शाम में लौटे तो कहने लगे कि नीचे का जो 6th फ्लोर है वहाँ 2 ही घर है और वो दोनों ही घर में ताला लगा हुआ है। लेकिन आज जब मैं लिफ्ट बंद होने की वजह से पैदल चढ़ कर ऊपर आ रहा था, तभी मैंने 6th फ्लोर पर कुछ आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही घर में से कोई लड़ाई लड़ रहा है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने मेरे पति से कहा कि हाँ, ऐसी आवाज़ें तो मैं भी कई दिनों से सुन रही हूँ। मुझे भी ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब मैं रात के समय सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि नीचे से बहुत ज़्यादा लड़ने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैं आपसे बात पूछने ही वाली थी, लेकिन हर बार मैं भूल जाती थी और आज आपने ही ये बात कह दी। तभी मेरे पति ने कहा कि क्या पता, घर के बाहर तो ताला लगा हुआ दिख रहा था, अंदर कोई हो। हम लोगों को डाउट किया, तो इसीलिए हमने जाकर सोसाइटी में कंप्लेंट की। सोसाइटी वालों ने पहले एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमने जब दोबारा कंप्लेंट किया तो वो लोग रात के समय जब वो आवाज़ आती थी तो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स उस घर का लॉक का की लेकर आए और दोनों घर को खोलकर देखा गया। तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि अंदर कोई भी नहीं था। इस बात से हम सभी लोग हैरान परेशान थे कि ऐसा कैसा हो सकता है। घर के बाहर से तो इतनी आवाज़ें आती है और घर के अंदर कोई भी नहीं। हम इस बात से अब परेशान थे ही कि अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दिल दहल गया, क्योंकि कमरा चेक करके जैसे ही बाहर निकले और लॉक लगा ही रहे थे कि फिर से वो आवाज़ें एकदम ज़ोर से आना शुरू हो गई। अब जितने भी लोग थे वो सब घबरा गए, और तभी उनमें से जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे उस बिल्डिंग के, वो कहने लगे कि हो ना हो ये घर भूतिया है, इसमें आत्माएं रहती हैं। हम लोग ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हुए और एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसा हो सकता है। वो कहने लगा कि हाँ, 1.5 साल से ये घर बंद है, और जैसा कि सोसाइटी के जो पुराने मेंबर्स थे तो वो लोग जानते ही थे कि उस घर में लोगों ने सुसाइड किया हुआ था, और वो दोनों ही घर में एक बड़ी सी फैमिली रहती थी। लेकिन कुछ 4 से 5 मेंबर्स ने एक ही हफ्ते के अंदर रोज़ रात में अपने आप की जान ले ली थी। उसके बाद जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स थे वो उस घर को खाली कर कर कहीं चले गए, लेकिन इस बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चला। हमने सोसाइटी वालों से बात की कि इस रूम के ओनर को बुलाया जाए और यहाँ पर क्या हो रहा है इस घर की शुद्धिकरण की जाए,
लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा कि यहाँ इस घर के जो ओनर है वो यहाँ आने से भी डरते हैं। हम लोगों ने 2-3 बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कोई बराबर सा रिस्पांस नहीं आया। इनफैक्ट 1 से 2 बार यहाँ पर कुछ एजेंट्स घर को दिखाने नए लोगों को लेकर आए थे, लेकिन क्या पता उन्हें घर नहीं जमा और उसके बाद एकदम से ही आना जाना बंद हो गया। मैंने कहा कि आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने भी 2-3 बार कॉल लगाकर ट्राई किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन करना छोड़ दिया। दोस्तों, ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि 1.5 महीने के बाद अचानक एक दिन नीचे से आवाज़ आई, जो कि रेगुलर था, लेकिन इस समय मुझे दिन में आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने जब आवाज़ सुनी और खिड़की से झाँक कर नीचे देखा तो पता चला कि कोई वहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। मैं जल्दी से नीचे गई और नीचे जाकर उन लोगों से बातचीत की। मैंने बताया भी कि घर ठीक नहीं है, हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। मैं भूत प्रेत पर इतना ज़्यादा तब तक विश्वास नहीं करती थी, तो इसीलिए मैंने बस नॉर्मली उनसे कह दिया। वो लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे एक अजीब सा लुक दिया और फिर बस बिना कुछ बोले ही वो लोग घर के अंदर शिफ्ट हो गए। वो फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी, 11 मेंबर्स थे उस फैमिली में। एक दिन, शायद वही दिन जिस दिन वो लोग वहाँ आए थे, वो दिन ठीक ठाक उनका बीता। जैसे ही रात हुई, इस बार रात में जो हमें रेगुलर रोज़ रात में आवाज़ें सुनाई देती थी, अब वो आवाज़ों के साथ साथ उन फैमिली मेंबर्स की भी आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मैंने तुरंत मेरे पति को नींद में से उठाया। मैंने कहा कि देखो, नीचे से अब जो आवाज़ें आती थी, अब वो फैमिली मेंबर्स की भी आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ें सुनकर साफ समझ में आ रहा था कि वो लोग किसी प्रॉब्लम में है। मैं और मेरे पति, हम दोनों ही जल्दी से नीचे भागे। नीचे जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने हमें देखकर पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। हमने कहा कि आवाज़ें आ रही थी। इस पर उन लोगों ने एक अजीब सा लुक हमें फिर से दिया। हमें अच्छा नहीं लगा। हम दोबारा अपने घर पर चले गए। मैं और मेरे पति सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बात ही कर रहे थे। जब कुछ भी हो जाए, अब हम इनके मामले में बीच में कुछ नहीं कहेंगे। हम जब घर पर जाकर बैठे ही थे कि नीचे से ज़ोर से एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं एकदम से खड़ी हुई। मेरे पति ने कहा कि बैठ जाओ, ये नॉर्मल है, ये आवाज़ें आती है। मैंने कहा कि नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ऐसे चीखने की आवाज़ कभी नहीं आई और ऐसा लगा कि काफ़ी सारे लोग रो रहे हैं। हम जब नीचे जाकर देखे तो हमने देखा कि एक जो उनके घर में फैमिली मेम्बर थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल की रही होगी, वो लड़की छोटी ही थी। उसने पता नहीं क्यों अपने ही हाथों की नस काट ली थी। हम लोगों ने उसके घर वालों से बहुत पूछा, उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में या दूसरी जगह पर पूछताछ की, लेकिन कुछ भी ऐसा पता नहीं चला कि जिसकी वजह से वो अपनी हाथ की नस काट ले। वो लड़की काफ़ी अच्छी और सीधी थी। जब उससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों की, तो वो कहती है कि मुझे खुद को होश नहीं था, मैं नींद में बस अपना हाथ काट ली। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही थी हमें, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान ना देते हुए घर वालों ने उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसका ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी और सभी लोग फिर से घर पर आकर रहने लगे। अब दोस्तों, यहाँ तक भी बात कही ठीक थी। एक रात की बात है, करीब 1:30 बजे मेरे पति घर पर आए। उस दिन उन्हें ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसी वजह से उन्हें आने में लेट हो गया था। जब मेरे पति घर पर आए तो मेरे पति घर पर आकर बोलने लगे कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें मेरे फ्रेंड के बारे में बताया था। तो मैंने कहा कि हाँ। वो कहने लगे कि कल सुबह में वो लोग आएंगे। मैंने कहा कि आपने बुलाया है? वो कहने लगे हाँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, इस वजह से वो लोग पार्टी की जिद कर रहे थे, मैंने घर पर बुलाया। जो फ्रेंड मेरे पति के आने वाले थे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आने वाले थे। और मेरे जो पति के फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, उनके जो फादर थे, वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो कई सारे लोगों को भूत प्रेत और जादू टोने से निकालते थे। मुझे तब तक ये बात नहीं पता थी। अगली सुबह जब वो लोग आए तो ऐसे बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि हाँ, इस नीचे के घर में से आवाज़ आती थी, लेकिन अब वहाँ फैमिली शिफ्ट हुए, और उन्हें सारी घटना बता दी। वो मेरे ही घर में बैठकर कुछ पढ़ने लगे और
2 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलकर वो कहने लगे कि नीचे के घर में कई सारी आत्माओं का वास है और वो आत्माएं उन लोगों को रहने नहीं देगी। जो भी इस घर में आएगा वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। अभी हम ये सब बात कर ही रहे थे कि नीचे से फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से नीचे भाग कर गई देखने के लिए। तो मैंने देखा कि घर में उनकी जो मम्मी थी, जो सबसे एज वाले थे, वो ज़मीन पर गिरे पड़े थे और उनके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ था। मैं उनकी नेबर थी, इसी वजह से मुझे भी उन्हें सपोर्ट करना ही था, तो मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ जाकर पता चला कि उनकी जो फ्रैक्चर हुई थी हड्डी, उससे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे भी उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और वो अब ये बात कहने लगे कि मैं खुद से नहीं गिरी। मैंने अचानक से महसूस किया कि एक काली परछाई जो कि मेरे बाजू से तेज़ हवा की स्पीड से गुजरी और गुजरते समय उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैंने सच में किसी के हाथ को अपने जिस्म पर महसूस किया और उसने काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया था। ये सब बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं जल्दी जल्दी ऊपर आई और जो मेरे पति के फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे उनसे जाकर ये सारी बात कही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो बहुत बड़े तांत्रिक पुजारी थे, तो मैंने उन्हें सारी बात बताकर उन्हें ज़िद किया कि आप नीचे चलो। जब वो नीचे जाकर घर में देखे तो जैसा उन्होंने पहले ही बताया था कि घर में आत्माएं हैं, वो कहने लगे कि ये आत्माओं से मुक्ति इस घर वालों को दिलाना इतना आसान नहीं है। मेरी मानो तो इस घर को खाली कर दो, वैसे भी आप लोग रेंट पर हो। उन्होंने उन्हें समझाया, लेकिन कहीं वो लोग उस तांत्रिक की बात को मानने से शायद मना करने वाले थे, क्योंकि उनका मूड कुछ वैसे ही दिख रहा था। उस समय उन लोगों ने सही से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जाने दो, हमने तो बता दिया, अब आगे इनकी मर्जी। उसके बाद हम वहाँ से अपने घर पर आ गए। दोस्तों, उसी रात में उनके घर पर एक और इंसिडेंट हुआ जो कि और भी चौंका देने वाला था। ये वही लड़की थी जिसने अपना हाथ काटी थी। उसने फांसी का पंधा अपने गले में डाल दी थी। वो तो अच्छा हुआ लोगों ने देख लिया तो उसे बचा लिया, वरना रात में वो शायद मर जाती। उसके बाद उसके घर वालों को समझ में आने लगा कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। इसी के साथ उसी रात में, जो रात का आखिरी पहर होता है, करीब 3 बजे के आसपास फिर से एक अजीब घटना हुई। उनके घर में एक छोटी बच्ची थी जो 6-7 साल की रही होगी। वो रात में 3 बजे के करीब पानी लेने के लिए किचन में गई, तो जो किचन में बड़ा सा मटका होता है वो उसी के ऊपर जोर से गिरकर टूटा। शुक्र है ऊपर वाले का कि वो बच्ची जान से नहीं मारी गई। बच्ची के शरीर में वो मटके की बहुत सारी खुरेच लग चुकी थी, जिस वजह से चेहरे पर से भी खून जा रहा था और जिस्म पर से भी। अब उन लोगों को चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगी थी। वही दिन उन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया और जो उनकी मम्मी थी, वो मम्मी हॉस्पिटल में, जिनकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल से कलेक्ट करके वो लोग दूसरे घर पर चले गए। और उसके बाद से लेके हम वहाँ पर 2013 तक के रहे। कोई भी उस घर में नहीं आया और फिर 2013 के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन आज भी कभी मेरे पति अगर उस जगह से गुजरते हैं तो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि वहाँ पर कई सारी ऐसी भूतिया घटनाएं अब भी उस घर में होती है। और तब से लेके अब तक ना ही तो वो घर बिका और ना ही तो कोई भी जाकर उस घर में रेंट पर कुछ दिनों तक सुकून से रह पाया। जो भी आता है वो 10 से 15 दिन के बीच में ही उस घर को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। मैंने हमेशा भूत प्रेत की पिक्चर्स देखी थी, कहानियों में सुनी थी। ये पहली बार था कि मैंने कुछ सच में ऐसा महसूस किया और ऐसा देखा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी निकिता जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निकिता है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरे बड़े भैया के साथ घटी थी। ये बात है 1979 की। अक्टूबर का महीना चल रहा था और दिन था 10 तारीख। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि उस समय जो घटना मेरे बड़े भैया के साथ घटी थी, उसका असर आज भी
हम पर बाकी रह गया है। चलिए घटना पर आते हूँ। 1 अक्टूबर को मेरे बड़े भैया वहाँ पर कॉलेज पढ़ते थे। जिस जगह पर थे मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, और वहीं पर उन लोगों ने रेंट पर एक घर लिया था, जिसके बाद उन लोगों को ये पता चला कि उस घर को खाली करना है। अब कम रेंट में उन्हें वहाँ एडजस्ट भी करना था, इसीलिए वो लोग हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल पहुँचने के बाद वार्डन से बहुत जिद की। वार्डन ने तो पहले मना ही कर दिया कि अब कोई कमरा नहीं है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद उसने कहा कि एक कमरा है जो कि एकदम बिल्डिंग के, यानी जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी उसके पीछे साइड है, और वो कमरा पिछले 3 साल से बंद है। अब उसमें कोई नहीं रहता। कमरे का जो बैक डोर था, अगर उसे खोल कर देखा जाए तो वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था जो कि पूरी तरह से अब गंदा हो चुका था। बहुत सारा वहाँ पर कचरा कूड़ा पड़ा होता था। उसने कहा था कि वो बैक डोर नहीं खोलना, वहाँ पर सांप, बिच्छू और जंगली जानवर भी होते हैं। और उसके पीछे, यानी जो बैक डोर का जो दरवाज़ा खुलता था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस घनी झाड़ियाँ और वो छोटा सा तालाब। मेरे बड़े भैया ने उससे जिद की कि ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आप हम लोगों को कैसे भी वो कमरा दे दीजिए। उसने कम किराए पर वो कमरा दे दिया। वो कमरा हॉस्टल की बिल्डिंग को लग कर ही था, और वो कमरा ऐसा था कि आजू बाजू उसके कोई भी कमरे नहीं थे। ऐसा लगता था कि वो अलग से कमरे को बनाया गया है और उस बिल्डिंग में अटैच किया गया है। मेरे बड़े भैया लोग जब वहाँ पर जाकर शिफ्ट हुए कुछ 5 अक्टूबर को, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों के साथ कुछ अनहोनियाँ होने लगी। जैसा कि सबसे पहले जब 5 अक्टूबर को वो लोग उस घर के अंदर गए और उस कमरे की सफाई करने लगे, तो कमरे में बहुत गंदगी थी। 3 साल से कमरा बंद था। हर तरफ कमरे में मकड़ी के जाले थे, और बारिश का महीना अभी अभी ही ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से उस कमरे की दीवार भी पूरी चारों दीवार गीली थी। इसी के साथ उसका कलर भी पूरा निकल चुका था। लेकिन अब कम किराए में उन लोगों को एडजस्ट करना था, इसी वजह से वो लोग भी मजबूर थे। वो 3 दोस्त थे। उन लोगों ने उस कमरे को लेने के बाद पूरा दिन उस घर की सफाई की। 5 अक्टूबर की रात में जब सभी लोग सोए, तो अगले दिन सुबह कॉलेज के लिए सब लोग निकले, और जब दोबारा से घर पर आकर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि कमरा अब फिर से बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। वो लोगों को लगा कि शायद ये कोई सीनियर्स ने मस्ती की होगी उनके साथ, उनके कमरे में घुसकर सारा सामान उलट पुलट कर दिया होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि सीनियर्स उस कमरे में गए ही नहीं थे। तभी मेरे बड़े भैया का जो एक दोस्त था वो कहने लगा, यार कल रात में मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा, और ऐसा लग रहा था कि वो सपना नहीं, वो सच में मेरे साथ बीता। मेरे भैया ने उससे पूछा कि तूने क्या देखा था? वो कहने लगा कि मैंने यही सपना देखा कि हम जब कॉलेज से घर पर आए तो हमारा घर बुरी तरह से बिखरा पड़ा है, और मैंने कल रात में एक अजीब सी चीज़ भी नोटिस की। जब मैं रात में सो रहा था तो करीब 2-2:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि कमरे का जो पीछे का बैक डोर था उसके बाजू में एक छोटी सी कांच की खिड़की थी। वो कांच भी पूरी तरह से विजिबल नहीं थी, यानी काफ़ी गंदी हो चुकी थी। लेकिन मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी उस कांच के आर पार खड़े होकर हम तीनों को देख रहा था, और इसी के साथ उसके चेहरे पर काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी और चेहरा बहुत मैला कुचैला था। उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वो बहुत झुक कर हम लोगों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम उसके लिए खाना है, वो हमें जान से मार कर खा जाएगा। मेरे भैया उस पर हंसने लगे, कहने लगे, अरे तू पागल हो गया, ये भी तूने सपना ही देखा होगा। तभी उनके दोस्त ने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हो सकता है ये सपना हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या था। इसी के बाद उसने एक बात और कही। वो कहने लगा कि जब सुबह में 4:30-5 बजे के करीब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैं वॉशरूम के लिए गया। मैंने वॉशरूम में देखा कि दीवारों पर कुछ लाल लाल निशान नज़र आ रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो पता चला कि वो लाल कलर नहीं बल्कि खून था। मेरे भैया कहने लगे कि तू पागल हो गया है, इस हॉस्टल में और इस कमरे में खून कहाँ से? हमने तो पूरा कमरा पहले ही साफ कर रखा था। तभी उसने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने पानी मारकर उसे तभी ही तुरंत धो दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो क्या था। उसके बाद वो कमरे से बाहर आकर सो गया, और फिर
उन लोगों को आपस में बात करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सुबह कॉलेज था तो सभी लोग कॉलेज चले गए थे। कॉलेज से आने के बाद उसने सारी घटना मेरे भाई को बता चुका था। मेरे भैया काफ़ी परेशान थे। वो दिन उन लोगों ने रूम को दोबारा से सेट किया और फिर उनके एक दोस्त ने कहा कि यार बहुत दिन हो गए, हम घर पर ही खाना बनाकर खा रहे हैं, आज एक काम करते बाहर चलते हैं, हम बाहर जाकर कुछ खा कर आएंगे। ये लोगों ने अपनी पढ़ाई और जो कुछ भी था इसे शाम में 7-8 बजे तक ख़त्म किया और बाहर खाना खाने के लिए चले गए। जब ये लोग खाना खाकर अपने घर पर लौटे तो घर पर बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर में किसी ने काफ़ी सारा टॉयलेट वगैरह डाल कर रख चला गया हो। इन लोगों ने घर में अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो बदबू कहाँ से आ रही है। तभी इनका एक दोस्त बाथरूम में घुसा और जैसे ही वो बाथरूम में गया उसने देखा कि बाथरूम में काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, जो कि बारिश के महीने में अक्सर ही लोगों को घरों में दिखाई देते हैं। वो देखकर वो लोग हैरान रह गए। उसने तभी ही दोनों दोस्तों को अपने बाथरूम में बुलाया और कहा कि ये देखो, ये सब क्या है, ये कहाँ से आ गए हैं। बाथरूम में जो खिड़की थी वो भी बंद थी, तो ये कीड़े कहाँ से आए थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेसिकली वो वॉर्म्स होते हैं। मेरे भैया ने कहा कि ठीक है, हम इसे भी अभी साफ करते हैं। रात में आधे 1 घंटे तक उन लोगों ने फिर अपने बाथरूम की सफाई की और उसके बाद सभी लोग अपने अपने बेड पर सोने चले गए। रात के करीब 1:30 बजे मेरे भैया की आंख खुली। उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवारों को खुरच रहा हो। जब मेरे भैया की आंख खुली तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए देखा कि सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा है और वो दीवार को खुरचते हुए मेरे भैया को देख रहा है। यानी उसकी जो पूरी बॉडी थी वो दीवार की ओर फेस कर रही थी, लेकिन जो उसका चेहरा था वो पूरा भैया की तरफ घुमा हुआ था। बस ये 1 सेकंड की बात थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही जो नाइट लैंप ये लोगों ने जला रखा था वो एकदम से बंद हो गया। मेरे भैया की जोर से चीख निकली ये देखकर, और तभी ही उनके बाकी 2 दोस्त भी उठ गए। वो लोगों ने नाइट लैंप जलाने की और लाइट्स ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाइट्स ऑन हुई ही नहीं। ये लोग परेशान थे और तुरंत ही कमरे के फ्रंट डोर से ये तीनों ही बाहर निकल गए, क्योंकि भैया ने पहले तो सभी लोगों को कमरे से बाहर निकाला और बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि बात क्या थी। ये सुनकर वो दोनों भी उनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, लेकिन हाँ, अब कमरे से आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। फिर अचानक से ही अपने आप कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। जब ये लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन दोस्तों जो दीवारों पे खुरचने के निशान थे वो अब भी मौजूद थे। ये लोग जब इतना ज़्यादा डर गए तो मेरे भैया ने कहा कि हम कल जाकर एक बार वार्डन से बात करते हैं। अगले दिन कॉलेज से लौटते समय ये लोग फिर वार्डन के पास गए और जाकर उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था, लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, अगर नहीं जमता है तो कमरा खाली कर दो। अब ये बात से ये लोग और ज़्यादा परेशान हो गए। अगर कमरा खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ। मेरे भैया ने और बाकी उनके दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम 2-4 दिन और रुककर यहाँ पर देखते हैं और तब तक हम कमरा ढूंढते हैं। हमें जैसे ही कमरा मिल जाएगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब आई बात 7 अक्टूबर की। जब रात के समय ये लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके सोने लगे, तभी उनका एक दोस्त कहने लगा कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाकर खा लेता हूँ मैं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तू बनाकर खा ले। सारी सुविधा उसी कमरे में उपलब्ध थी। वो लड़का यानी जो मेरे भैया का दोस्त था वो कुछ बनाने लगा। बनाते समय उसने ये नोटिस किया कि जब आग का धुआं निकल रहा था तो उसमें किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे पहले लगा कि ये शायद मेरा वहम है, लेकिन 2 मिनट के बाद जब उसने और अच्छे से नोटिस किया तो उसे समझ में आ गया कि ये वहम नहीं बल्कि सच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई खड़ा है। उसने तुरंत ही अपने 2 दोस्तों को बुलाया, जिसमें मेरे भैया थे और दूसरा लड़का था। वो दोनों वहाँ खड़े होकर देखने लगे, लेकिन उनके सामने अब वो आकृति कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो लोग वहीं खड़े हुए और उससे कहा कि ठीक है तू बना, हम यहीं खड़े हैं। 10 से 15 मिनट उन लोगों का खाना बन गया, जिसके बाद उस लड़के ने खाना खाया और दोबारा से ये लोग सोने चले गए। रात के दोबारा से 1:30 बजे फिर से कुछ आवाज़ें आने लगी। इस बार वो आवाज़ें तीनों को सुनाई दे रही थी।
जब ये तीनों ही वो आवाज़ से एकदम से उठे तो इन्होंने पहले तो घर में देखा, कमरे में समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उनका एक दोस्त ज़ोर से चिल्लाया। इसे फिर से वही आदमी खिड़की के बाहर दिखा जो उसे पहली रात में दिखा था। काफ़ी बड़ा सा आकार में था। जैसे ही उसने अपने बाकी दो दोस्तों को बुलाकर वो दिखाना चाहा, वो एक झटके में कहीं गायब हो गया, मानो उसने हवा का रूप लेकर कहीं गायब हो गया हो। ये लोग अब काफ़ी परेशान थे और सभी दोस्तों ने तभी ही तय किया कि हम कल से घर दुगनी कोशिश करके ढूंढेंगे। 8 अक्टूबर के दिन सुबह में जब ये लोग कॉलेज के लिए निकल रहे थे, तभी एक दोस्त ने ज़ोर से चिल्लाया। वो बाथरूम में नहाते नहाते गिर गया था और वो कहने लगा कि आज मैं कॉलेज तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे काफ़ी चोट आई है पैर में। मेरे भैया कहने लगे कि चल तुझे मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और जो उनका तीसरा दोस्त था वो भी कहने लगा कि चलो मैं भी डॉक्टर के पास चलता हूँ। ये लोग डॉक्टर के पास जाकर घर आ गए। उस दिन कॉलेज नहीं गए। घर आने के बाद जहाँ पर उसे चोट लगी थी, सभी लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पर अब वही एक वॉर्म घूमता हुआ नजर आ रहा है। जो कीड़े इन लोगों ने बाथरूम में देखे थे, अब उसी की चोट के ऊपर वो रेंगता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर सभी लोग घबरा गए कि ये कहाँ से आया, और अभी तो हम डॉक्टर के पास से आए। वो जो लड़का था वो जोरों से चिल्लाने लगा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी लोग उस समय इतना ज्यादा डर गए थे कि उस कमरे में अब रहना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। जल्दी जल्दी लोगों ने अपने कपड़े उठाए और इनका जो दोस्त पास ही में रहता था, ये तीनों लोग उसी के पास चले गए और तीनों लोगों ने जाकर अपनी सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उनके दोस्त ने कहा कि ठीक है, हम इसका कुछ समाधान निकालेंगे। उसके बाद वो पूरा दिन वैसे ही बीता। अब 9 अक्टूबर का दिन आया। सुबह इन लोगों को अपनी बुक्स लेने के लिए घर में तो जाना ही था। ये लोग दोबारा से अपने घर पहुंचे। वहां जाने के बाद इन लोगों ने अपनी बुक्स ली और वहां से कॉलेज के लिए निकल पड़े। मेरे भैया ने अपने दोस्त से कहा कि हम है ना सारा सामान वहां से उठा लेते हैं और 3-4 दिन हम अपने इसी दोस्त के घर पर रहेंगे। वैसे उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस कमरे में ऑलरेडी 4 लोग थे और वो कमरा 4 लोगों के लिए भी छोटा पड़ रहा था। फिर भी सभी लोग मजबूर थे, तो इसीलिए उन लोगों ने ये प्लान किया था। 9 तारीख को कॉलेज से आ जाने के बाद ये लोग सभी अपने दोस्त के घर पर गए, अपने कमरे में नहीं है। अब पूरा दिन तो ठीक ठाक बीत गया। रात के समय उनके दोस्त ने कहा कि चल हम जाकर अपना सामान ले आते हैं। मेरे भैया ने और दूसरे दोस्त ने कहा पागल हो गया, रात के समय वहां जाना ठीक नहीं है। उसी कमरे में रहने वाले और 2-3 जो लड़के थे वो लोग कहने लगे कि अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का ये सब वहम है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर भी भैया ने सबको बहुत अच्छे से रोका और समझाया कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। सभी लोग भैया की बात मानकर वहीं रुक गए। अब 10 तारीख के दिन जब सभी लोग कॉलेज के लिए निकले तो जो दोस्त के पैर में चोट आई थी वो और मेरे भैया और उनका तीसरा दोस्त, वो लोग कहने लगे कि हम आज कॉलेज नहीं जाएंगे, हम आज दिन के समय ही जाकर अपना सारा सामान वहां से शिफ्ट कर लेंगे। ये तीनों ही उसी घर पर गए। वहां जाकर ये लोगों ने पूरा दिन बिताया। शाम तक इनके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई। तभी ही उनका दोस्त कहने लगा कि यार हो सकता है कि ये सब जो भी हुआ, हम नए थे, हमारा वहम होगा। मेरे भैया इस बात को नहीं मान रहे थे। भैया का ये कहना था कि नहीं, ये वहम नहीं है, ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है और यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो है। जिस दोस्त के पैर में चोट आई थी वो कहने लगा कि मुझे उन लोगों के घर पर रहने अच्छा नहीं लग रहा है। घर काफ़ी छोटा भी है, वॉशरूम भी एक ही है। हम आज रात यहीं निकाल कर देखते हैं। अगर आज रात में ठीक नहीं लगा तो हम कल पक्का वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। भैया ने कहा कि ठीक है। भैया इस पर मान गए ना चाहते हुए भी। रात के करीब फिर से 1:30 बजे एक आवाज़ आना शुरू हुई। वह आवाज़ अब इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। जब ये लोगों ने अपने चारों ओर देखा तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खिड़की चेक कर ली, कमरा चेक कर लिया, फिर बहुत ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि आवाज़ बाथरूम में से आ रही है। जब बाथरूम में ये तीनों ने ही जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो पाया कि इतने सारे वहाँ कीड़े मकोड़े और वो वॉर्म्स थे, जिसे देखने के बाद उनका दोस्त जिसके पैर में चोट आई हुई थी वो वॉमिट करने लगा और ये लोग बहुत ज़्यादा चीखने
और चिल्लाने लग गए। सब डर के मारे जल्दी से उस कमरे से बाहर निकले, लेकिन सामान तो अब भी घर में ही था। ये लोग वहीं कमरे के बाहर खड़े थे और तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर अपना सामान लेकर आए। फिर इन लोगों ने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा चूहा उसी बाथरूम में घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद सारे ही कीड़े मकोड़े उसके ऊपर चिपकने लगे और कुछ ही सेकंड्स में उस चूहे को पूरा खा गया। ये सब देखकर ये लोग डर से थर थर कांप रहे थे। वहां से सामान लेना था और निकलना था। उनका जो एक दोस्त था जिसके पैर में चोट आई हुई थी, उसने कहा कि मैं बाहर ही रुकता हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। तभी मेरे भैया ने कहा कि नहीं, मुझ में भी हिम्मत नहीं है, हम कल आकर सामान लेंगे। लेकिन जो उनका दूसरा दोस्त था वो कहने लगा कि यार अभी कल सुबह फिर आएंगे, हम जल्दी से एक ही तो बैग है लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों वो दिन जब वो कमरे के अंदर गया और ये दोनों बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे, वो अंदर से दोबारा लौट कर ही नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। और फिर अगली सुबह में जब उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखा गया तो उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। समझ में ये नहीं आया कि वो रातों रात कहाँ गायब हो गया, जिसके बाद उस वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया और उस कमरे को फिर कभी दिया ही नहीं गया। जब उसके बारे में और मेरे भैया ने पूछताछ की तो पता ये चला कि वहां पर 3 साल पहले एक लड़का रहता था जो कि उसी कॉलेज में पढ़ाता भी था, और वो लड़के को किसी से प्यार हो गया था। उसने उस लड़की को उसी कमरे में लाकर रखा। एक दिन दोनों का झगड़ा काफी हुआ। उस लड़की ने अपने बचाव के लिए लड़के के सर पर बड़ी सी ईंट दे मारी, जिसके बाद उसका सर फट गया और वो वहीं गिर कर मर गया। कहा जाता है कि आज भी उस कमरे में उस लड़के की आत्मा घूमती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, मेरे भैया ने अपना वो दोस्त खो दिया। कहा जाता है कि इसके बाद में काफी दिनों तक उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। तो दोस्तों ये थी निकिता की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी राजू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। यह बात है 1990 की। उस समय मैं ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ट्रक ड्राइविंग किए हैं, लेकिन वैसा एक्सपीरियंस जो मुझे उस समय हुआ था वो आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि मैं और मेरा हेल्पर, हम दोनों ही एक घाट को पार कर रहे थे। वो घाट साउथ इंडिया में पड़ती है। घाट काफ़ी लंबी थी। हम रात के कुछ 1:30 बजे के करीब वो घाट को पार कर रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और उसमें से रात में सियार की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इसी के साथ दूर से कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत दर्द में चीख रहा है या तड़प रहा है। वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैंने ट्रक चलाते चलाते अपने हेल्पर की ओर देखा और उससे पूछा, यह आवाज़ कैसी? मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा कि भाई हो सकता है यहीं कहीं आसपास कोई गांव हो और वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, हमें उससे क्या। मैंने मेरे हेल्पर की ओर देखा और उससे कहा कि गांव अगर होता तो हमें कुछ दिखाई तो पड़ता, कोई रोशनी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तभी उसने कहा कि भाई अभी हम वो सब में कहाँ पड़ रहे हैं, जाने दो ना, हमें तो बस माल पहुँचाना है। लेकिन वो जो चीखने की और तड़पने की आवाज़ थी दोस्तों, वो आवाज़ हम दोनों को ही अंदर से झिंझोड़ दे रही थी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी और डरावनी लग रही थी। उसी के साथ जब सियार चिल्लाते तो वो आवाज़ मिलकर दुगनी डरावनी हो जाती। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रक पर ही फोकस करके ट्रक को चलाए जा रहा था। चलते चलते अचानक से मैंने देखा कि ट्रक के सामने एक आदमी आ गया और मेरा हेल्पर मुझसे कहता कि भाई देखो सामने। मैंने भी देख चुका था, लेकिन मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया। मेरे हेल्पर की भी आवाज़ हलक में ही फंस गई। मैं ब्रेक लगाया और जल्दी से हम दोनों ट्रक से उतर के देखने लगे कि कहीं हमने उस आदमी को ठोक तो नहीं दिया और क्या वो आदमी अभी ज़िंदा है या नहीं। लेकिन हमने चारों ओर उस आदमी को ढूंढा।
वो आदमी हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। वहीं खड़े होकर हमने उस आदमी को लगभग 10 से 15 मिनट ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं ही मिला तो मेरे हेल्पर ने कहा कि भाई चलो हम चलते हैं। वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रास्ते के एक तरफ तो गहरी खाई थी और दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब वो आदमी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं और मेरा हेल्पर हम दोनों ही जल्दी से ट्रक में बैठे और हम दोनों डर के मारे पसीने में नहा चुके थे। हम जल्दी से वहाँ से आगे बढ़े। मेरा हेल्पर मुझसे कहने लगा कि भाई आज तक हमने कभी किसी भी आदमी को नहीं उड़ाया था, शायद ये पहली बार है, और अच्छा हुआ किसी ने हमें देखा नहीं। अगर हमें देख लेता तो हमें जान से मार देता। दोस्तों, एक बात तो पक्की थी कि शायद उस आदमी को मैंने ट्रक से टक्कर मारी ही नहीं थी, क्योंकि अगर वो मेरे ट्रक से टकराता तो मुझे भी एहसास ज़रूर होता कि कोई चीज़ ट्रक से टकराई है। वो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा वहम है, लेकिन हम दोनों ने उस आदमी को देखा था और इतना जल्दी वो आदमी कहीं गायब हो जाए ये संभव नहीं था। हम दोनों दोबारा से ट्रक में बैठे और ट्रक चलाने लगे। ट्रक पूरी लोडेड थी और घाट का एरिया था, तो 20 या 25 की स्पीड पर ट्रक धीरे धीरे चल रही थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोगों ने देखा कि वही आदमी दोबारा से ट्रक के सामने खड़ा है। इस बार हमने उसे दूर से देख लिया था, तो ट्रक को दूर से ही हमने स्लो कर दिया और उसके पास जाकर ब्रेक लगाया। मैंने हेल्पर से कहा कि यार ये ट्रक के सामने क्यों खड़ा है? तो मेरा हेल्पर केबिन से अपना चेहरा बाहर निकाल कर उसे आवाज़ देकर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, क्यों खड़े हो ऐसा? हम लिफ्ट विफ्ट नहीं देते किसी को। मेरे हेल्पर ने ये बात तो कह दी, लेकिन मानो कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं था। वो बस हमें देखता रहा। मेरे हेल्पर ने कहा कि भाई आप गाड़ी को साइड से निकाल लो, ये मानने वाला नहीं है। मैंने कहा कि अरे इतनी बड़ी गाड़ी है ये अकेले आदमी के लिए। मैंने मेरे हेल्पर से कहा कि तू नीचे उतर और उसको साइड में कर। बस वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मेरा हेल्पर नीचे उतरा उस आदमी को साइड करने के लिए, पहले तो उसने दूर से आवाज़ लगाई, लेकिन जब वो नहीं माना, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरे हेल्पर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसने एक ही झटके में ऐसा मारा कि मेरे हेल्पर का जिस्म 3-4 टुकड़ों में बिखर गया। समझ में नहीं आया कि ये क्या था। एक इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, बल्कि वो तलवार से भी किसी को एक झटके में ऐसा नहीं काट सकता था। उसके बाद उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें 2 गहरी काले गड्ढे की तरह थी, जिसमें मानो ऐसा लग रहा था कि लाल कलर की आग किसी ने जला दिया हो। उसके सर के बाल किसी जंगली जानवर के बाल की तरह थे, जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके नुकीले 2 नीचे के दांत और उसका मुंह इतना बड़ा, इतना चौड़ा कि अगर वो मुस्कुराए तो उसके दोनों कानों तक टच हो जाए। उसके हाथ पैर अब अजीब तरह से लंबे होने लगे। ये क्या था? मैंने आज से पहले ना ही तो ऐसा कुछ देखा था और ना ही ऐसे कोई भूत पिशाच के बारे में सुना था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा कर वहाँ से ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि माल पूरा लोडेड था, तो इस वजह से ट्रक की स्पीड भी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। फिर भी मैं जी जान लगाकर ट्रक को आगे बढ़ाता रहा और कुछ ही समय में मैं उस एरिया को पार कर गया। अब सुबह के 5 बज चुके थे। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और मैं वो दुख, वो गम भुला ही नहीं पा रहा था। उस हेल्पर के साथ मुझे कम से कम 2 साल हो चुका था काम करते करते। अचानक से उसका मेरी ज़िंदगी से निकल जाना, मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने आगे 5 साढ़े 5 बजे जाकर ट्रक को ढाबे पर रोका। मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। मैं ढाबे पर उतरा और उतरकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। ढाबे के लोगों ने मुझे देखा। अब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी उठ खड़े होने की, तो उन लोगों ने मुझे उठाकर अपने पास ढाबे की खाट पर लिटाया। फिर मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। उन लोगों ने कहा कि वो ज़रूर छलावा ही होगा और आप पहले नहीं हो, आपसे पहले भी ऐसे 3 से 4 केसेस हो चुके हैं। किसी को नहीं पता कि वो छलावा कब कहाँ से आकर किस पे हमला कर दे। दोस्तों, वो घटना आज तक
मैं अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।